मकर संक्रांति या उत्तरायणी का भारतीय संस्कृति में खासा महत्व है। यूं तो मकर संक्रांति के अवसर पर नदियों के किनारे जहां तहां मेले लगते हैं, लेकिन उत्तराखंड के तीर्थ बागेश्वर में लगने वाले उत्तरायणी मेले की रौनक ही कुछ और है। उत्तराखंड में बागेश्वर की मान्यता तीर्थराज की है। भगवान शंकर की इस धरती में सरयू और गोमती का भौतिक संगम होने के अतिरिक्त लुप्त भागीरथी का भी मानस मिलन है और इसी पावन संगम पर उत्तरायणी मेला बागेश्वर का भव्य आयोजन किया जाता है। नदियों की इसी त्रिवेणी के कारण उत्तराखंड वासी बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के समकक्ष मानते आए हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला 1 हफ्ते तक चलता है। इस अवसर पर यहाँ भारी संख्या में लोग स्नान करने व मेला देखने पहुँचते हैं। इस अवसर पर श्रद्धालु यहाँ जनेऊ संस्कार, मुंडन आदि के लिए भी पहुँचते हैं। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तरायणी मेले का हिस्सा बनने के लिए हर वर्ष यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर कई छोटे छोटे नाटक और नृत्य पेश किए जाते हैं। स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी सांस्कृतिक विरासत के दर्शन कराते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो बागेश्वर का कस्बा पुराने इतिहास और सुनहरे अतीत को संजोए हुए है। स्कंद पुराण के मानस खंड में कुर्मांचल के विभिन्न क्षेत्रों का विशद वर्णन उपलब्ध है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार बागेश्वर शिव की लीला स्थली है। इसकी स्थापना शिव के एक गण चंडीस ने महादेव की इच्छा अनुसार दूसरी काशी के रूप में किया था और बाद में शिव और पार्वती ने इसे अपना निवास स्थान बनाया। शिव की उपस्थिति में आकाश में स्वयंभू लिंग उत्पन्न हुआ, जिसकी ऋषियों ने व्याघ्रेश्वर रूप में आराधना की। स्कंद पुराण के अनुसार ही मार्कंडेय ऋषि यहाँ तपस्यारत थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जब देवलोक से विष्णु की मानस पुत्री सरयू को लेकर पहुंचे तो मार्कंडेय ऋषि के कारण सरयू को आगे बढ़ने से रुकना पड़ा। ऋषि की तपस्या भी भंग ना हो और सरयू भी आगे बढ़ सके, इस उद्देश्य से पार्वती ने गाय का और शिव ने व्याघ्र का रूप धारण किया और तपस्यारत ऋषि से सरयू को मार्ग दिलाया। कालांतर व्याघ्रेश्वर ही बागेश्वर हो गया। बागेश्वर के सुनहरे अतीत में ही उत्तरायणी मेले का भी गौरवमय पृष्ठ है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर माना जाता है कि चंदुवंशी राजाओं के शासनकाल में ही माघ मेले की नींव पड़ी थी। मेले की सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमि का स्वरूप संगम पर नहाने का था। मकर स्नान 1 महीने का होता। सरयू के तट को सरयू बगड़ कहा जाता है। सरयू बगड़ के आसपास स्थानार्थी माघ मेले के लिए छप्पर डालना प्रारंभ कर देते। दूर दराज के लोग मोटर मार्ग के अभाव में स्नान और कुटुंबियों से मिलने की लालसा लिए पैदल ही चल पड़ते। बड़े बूढ़े बताते हैं कि महीनों पहले से कौतिक में चलने का क्रम शुरू होता। धीरे धीरे स्वजनों से मिलने की इमदाद ने हुड़के की थाप को ऊंचा किया। फलस्वरूप लोकगीतों और नृत्यों की महफिलें जमने लगी। हुड़के की थाप पर कमर लचकाना, हाथों में हाथ डाल स्वजनों से मिलने की खुशी से नृत्य गीतों के बोलों का क्रम मेले का अनिवार्य हिस्सा बनता गया। लोगों को आज भी याद है उस समय मेले की रातें किस तरह समा बांध देती थी। प्रकाश की व्यवस्था अलाव जलाकर होती। काफी सर्द रातों में झोड़ा, चाचरी, हरनौल, छपेली जैसे नृत्यों का अलाव के चारों ओर स्वयं ही विस्तार हो जाता। अब बागेश्वर भी नृत्य की महफिलों से सस्ता रहता। दानपुर और नागरी पट्टी की चांचरी होती। नुमाइश खेत में रांग बांग होता, जिसमें दारमा लोग अपने यहाँ के गीत गाते। सबके अपने अपने नियत स्थान थे। नाचने गाने का सिलसिला जो एक बार शुरू होता तो चिड़ियों की चहचहाहट और सूर्योदय से ही खत्म होता। परंपरागत गायकी में प्रश्नोत्तर करने वाले बैरिये भी न जाने कहां से इकट्ठे हो जाते। काली कुमाऊं, मुक्तेश्वर, रीठागाड़, सोमेश्वर और कत्यूर के बैरिये चुटपुटा शुरू होने का ही जैसे इंतजार करते। इनकी महफिलें भी बस सूरज की किरणें ही उखाड़ पाती। पोतिकाए लोगों की रातें कब कट जाती पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे धार्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध यह मेला व्यापारिक गतिविधियों का भी केंद्र बन गया। भारत और नेपाल के व्यापारिक संबंधों के कारण दोनों ही ओर के व्यापारी इसका इंतजार करते। तिब्बती व्यापारी यहाँ ऊनी मौल, चंवर, नमक व जानवरों की खाले लेकर आते। भोटिया जोहरी लोग गलीचे, दन, ऊनी कंबल और जड़ी बूटियां लेकर आते। नेपाल के व्यापारी लाते शिलाजीत, कस्तूरी, शेर और बाघ की खालें। स्थानीय व्यापार भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। दानपुर की चटाइयाँ, नागरी के डाले सूपे, हरदी के तांबे के बर्तन, काली कुमाऊं के लोहे के भदेले, गढ़वाल और लोहाघाट के जूते आदि सामानों का तब यह प्रमुख बाजार था। गुड़ की बेली से लेकर मिश्री और चूनी चरेऊ से लेकर टिकुली की बिंदी तक की खरीदी
फरोख्त होती। माघ मेला तब 1.5 महीने तक चलता। दानपुर के संतरे, केलों और बागेश्वर के गन्नों का भी बाजार लगता और इनके साथ ही साल भर के खेती के औजारों का भी मोल भाव होता। 20-22 वर्ष पहले तक करनाल, ब्यावर, लुधियाना और अमृतसर के व्यापारी यहाँ ऊनी माल खरीदने पहुँचते थे। मेले की इस समृद्ध पृष्ठभूमि का लाभ आजादी के दीवानों ने स्वराज की बात को आम जनमानस तक पहुँचाने के लिए उठाया। बागेश्वर की उत्तरायणी आजादी से पहले ही राजनीतिक जन जागरण के लिए प्रयुक्त होने लगी थी और आज उणसू की भावना गांव-गांव में फैल रही थी। सरयू बगड़ राजनीतिक हलचलों का केंद्र था। कांग्रेसी झंडे के यहाँ लगते ही हलचल प्रारंभ हो जाती। झंडा फहराता देख लोगों के झुंड आए इकट्ठे होते, मीटिंग प्रारंभ हो जाती, जुलूस उठते, गांव-गांव से स्वयं सेवक आते। खद्दर का कुर्ता पैजामा और टोपी उनकी पहचान होती। लोग विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे सरीखे नेताओं को सुनने के लिए सरयू बगड़ का रुख करते। स्वतंत्रता की भावना को गांव-गांव तक पहुंचाने का यह सर्वश्रेष्ठ अवसर होता। अंग्रेजों ने कुली उतार एवं कुली बेगार जैसी अमानवीय प्रथाएं पहाड़ वासियों पर लादी थी। एक समय था जब अंग्रेजों को पहाड़ में अपना सामान ढोने के लिए कुली मिलना कठिन था। इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक गांव में बोझा ढोने के लिए कुलियों के रजिस्टर बनाए गए थे। अंग्रेज साहब के आने पर ग्राम प्रधान या पटवारी धात यानी आवाज लगाता। जिसके नाम की आवाज पड़ती उसे अपना सारा काम छोड़कर जाना अनिवार्य था। बच्चे बूढ़े बीमार होने का भी सवाल न था। सन 1857 में कमिश्नर हेनरी रेमजे ने 40 कैदियों से समाधान की शर्त पर कुलियों का काम लिया था। लेकिन ज्यों-ज्यों अंग्रेज बढ़ते गए समस्या और विकट होती गई। अब जोर जबरदस्ती से कुली प्रथा को निर्धारित किया गया, लेकिन भूमिहीन और कर्मचारियों को कुली नहीं माना गया। कुली का काम वह करता जिसके पास जमीन होती। इस तरह कुमाऊं का प्रत्येक भूमिपति अंग्रेजों की नजर में कुली था। यही नहीं, कुली का काम करने वाले व्यक्ति को साहब के शिविर में खाद्य पदार्थों को भी लेके जाना पड़ता। यह भार बर्दायस कहलाता। सन 1929 में कुमाऊं के श्री बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में इसी सरयू बगड़ में कुली बेगार प्रथा के रजिस्टरों को बहाया गया। तब से लेकर आज तक राजनीतिक दल इस पर्व का उपयोग अपनी आवाज बुलंद करने में करते हैं। उत्तराखंड आंदोलन के समय भी आंदोलनकारी इस मेले के जरिए एकजुट होते थे। इसी तरह पौड़ी गढ़वाल में डाडा मंडी मेला भी खूब मशहूर है। लोग बड़ी ही बेसब्री से इन मेलों का इंतजार करते हैं। आधुनिक युग में इन मेलों की रौनक कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन पूर्व में ये मेले व्यापार, आध्यात्म और सामाजिक चेतना के गढ़ हुआ करते थे। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद।